डू यू नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ लॉयर एंड एन एडवोकेट? अगर नहीं पता तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आज हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। और 12th के बाद या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद लॉ के अंदर क्या क्या कर सकते हो वो पूरा का पूरा डिटेल हिस्ट्री आज मैं देने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। अब देखो, आपका जो लॉ होता है, लॉ का सबसे पहले फुल फॉर्म जानते हैं, पहले तो यही नहीं पता। लॉ का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ और लीगम बकैलेरियस। नो, लीगम बकैलेरियस इज अ लैटिन मैक्सिम जिसकी वजह से हमने इंग्लिश में उसको बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ तब्दील किया, कन्वर्ट किया गया। ठीक है, ये कोई नहीं बताता, ये ध्यान रखना, लीगम बकैलेरियस। ओके ओके। नाउ ये जो लॉ होता है वो आपके दो तरह से हो सकते हैं, दो तरह से, दो कोर्स अवेलेबल होते हैं। एक आप आफ्टर 12th आफ्टर SYGC कर सकते हो, जो कि आपका 5 इयर्स का कोर्स होता है। कितने साल का? 5 साल का। एंड सिमिलरली एक होता है आपके ग्रेजुएशन के बाद, जो कि 3 इयर्स का कोर्स होता है। सबसे पहले लेट अस डिस्कस 5 इयर्स कोर्स। 5 इयर्स का जो कोर्स होता है वो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। मतलब आपने अगर आपकी 12th 12वीं कक्षा पास कर दी है किसी भी स्ट्रीम से, आप साइंस लो, कॉमर्स लो या आर्ट्स लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स होता है उसमें क्या क्या होता है एक्चुअली? इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब होता है आपको एक साथ 2 डिग्री दी जाती है। 2 डिग्री कैसे? देखो, या तो आपको बीकॉम LLB करना होगा, या BA LLB होगा, या BSc LLB होगा, या BLS LLB होगा। ये कैसे डिपेंड करता है? ये आप पे डिपेंड नहीं करता। एक्चुअली जो कॉलेज आपको अलॉट की जाती है, जो कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, वहां पर जो चीज अवेलेबल होगी वो आपको लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं मुंबई की, आई एम फ्रॉम मुंबई, तो मुंबई की जितनी भी कॉलेजेस है ना, वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ BLS LLB मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको बीकॉम BA BSc LLB अगर करना है तो वो नहीं मिलेगा मुंबई में। वरन अगर आप दूसरे किसी कॉलेजेस में जाते हो, बड़ी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में जाते हो, तो वहां पे आपको BA LLB मिलेगा। ठीक है, ऐसे हर अपने अपने स्टेट्स के अलग अलग रूल्स होते हैं जिसके हिसाब से आपको कॉलेजेस अपने इंटीग्रेटेड कोर्सेज प्रोवाइड करती है। इतना क्लियर हो गया ना? सर 3 इयर्स के कोर्स के अंदर क्या होना चाहिए? आपका मिनिमम ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी चीज में हो सकता है, बट अगर क्या इसमें मैं CA CS ये सब गिन सकता हूं? नहीं। CA CS या फिर ऐसे जो कोर्सेज होते हैं वो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। आपको ग्रेजुएशन के लिए मिनिमम बीकॉम या BMS या ऐसे BSc जो भी कोर्सेज होते हैं वो करना पड़ेगा, तब आप ग्रेजुएट मानोगे। बेसिकली यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री होनी चाहिए। CA या CS करने से आपको यूनिवर्सिटी डिग्रीज नहीं मिलती है, वो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 3 इयर्स का ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, देन आपका 3 साल का लॉ का पढ़ाई शुरू होता है। ओके, नाउ यहां पर और इसमें फर्क क्या होता है? अगर आप 12th के बाद डायरेक्टली 5 साल का लॉ करते हो तो आपका 5 साल में कोर्स खत्म हो जाता है। वेर अगर आप यहां पर पहले 3 साल ग्रेजुएशन करते हो एंड बाद में फिर से 3 साल लॉ करते हो तो आपका 1 साल एक्स्ट्रा चला जाता है। अब कौन इतना बुद्धू होगा कि 1 साल अपना वेस्ट करेगा? बट स्टिल, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया बट स्टिल यू वांट टू परस्यू योर करियर इन लॉ, देन जा सकते हो प्लीज। ये अच्छा ही एक अच्छा करियर ऑप्शन है, अभी तक देरी नहीं हुई है। ओके, अब देखो, इसमें ग्रेजुएशन के बाद भी आप कोई भी स्ट्रीम से इसके अंदर घुस सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर। साइंस आर्ट्स कॉमर्स कुछ भी स्ट्रीम से घुस सकते हो। ओके, सेम क्राइटेरिया इसके अंदर, मिनिमम 50% का क्राइटेरिया होना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन से कर रहे हो तो आपका एक भी बैकलॉग, मतलब एक भी 80 KT नहीं होना चाहिए, एक भी सब्जेक्ट में आप फेल नहीं हुए होने चाहिए। सारी एग्जाम क्लियर होनी कंपलसरी है। ओके, नाउ एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं। नाउ सर, एंट्रेंस एग्जाम पहले सबसे बड़ी जो एग्जाम होती है लॉ की, दैट इज क्लैट। जो क्लैट होती है वो पूरे देश की लॉ की सबसे बड़ी एग्जाम है इंडिया के अंदर। नाउ क्लैट का क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहले क्लैट का जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है, जो अपन को गवर्नमेंट की वेबसाइट पे करना पड़ता है, दैट इज 4000 रुपीज। ओके, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस लेता है। आपको एक बार एग्जाम में बैठना है तो 4000 रुपीज पे करना पड़ेगा। नाउ आपको अगर इसके अंदर वेबसाइट में लॉग इन करना है तो सर ऑनलाइन प्रोसेस हो चुका है सब कुछ। अब कहां पे जाओगे? गवर्नमेंट में कोई ऑफिस नहीं होती है। तो ये वाली वेबसाइट को ध्यान से देखना, ये वाली पूरी वेबसाइट है, इसको अपने स्क्रीनशॉट ले लेना, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, क्योंकि ये वाली वेबसाइट पे आप लॉगिन करोगे तब आप जाके आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे क्लैट की एग्जाम के लिए। ठीक है, अच्छा, नाउ क्लैट की एग्जाम होती कैसे? टोटल MCQ बेस्ड होती है। MCQ बेस्ड मतलब आपको एक क्वेश्चन देंगे, 4 उसके ऑप्शंस रहेंगे, आपको टिक मार्क करना है। ठीक है, OMR शीट्स होती है आपकी, 200 मार्क की एग्जाम रहती है और आपके 4 सब्जेक्ट है। आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, ग्रामेटिकल वो सब पूछते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मतलब आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक NCERT की बुक्स पढ़ लीजिए आप। बेसिक मैथमेटिक्स होता है, बड़ा इजी सा होता है। MCQ बेसिस पर आपको मैथमेटिक्स पूछते हैं। लॉजिकल रीजनिंग जैसे डायरेक्शंस के क्वेश्चन हो गए, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन हो गए, नंबर्स के क्वेश्चन हो गए, बॉक्सेस के क्वेश्चन हो गए, ये सारे फिगर्स, ज्योमेट्रिकल फिगर्स के क्वेश्चन आपको लॉजिकल रीजनिंग में यहाँ पे पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज तो एक कुआं है, भंडार है, आप जितना पढ़ो वो कम होता है। तो इंडिया की बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब पढ़ के जाना, आपका जनरल नॉलेज का एरिया कवर हो जाएगा। तो ये 4 चीज, बट इसमें एक फर्क होता है, यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग रहती है। नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/4 की।
ठीक है, तो 1/4 मार्क आपका नेगेटिव मार्किंग है, तो वो चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो जितने क्वेश्चन आते हैं उतना ही अटेम्प्ट करिए, एक्स्ट्रा डेढ़ होशियारी नहीं करने की इसके अंदर, बस इतना है। वरना इसके लिए आज तक इसके अंदर हाईएस्ट मार्क पूरे इंडिया में 155 मार्क्स ही है 200 में से। इसके लिए कोई इतना हाईएस्ट नहीं जाता, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, अपन को पता ही नहीं चलेगा पढ़ना किधर से। बट नेगेटिव मार्किंग, तुक्के के अंदर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है और अपना मार्क्स डाउन आ जाता है, ठीक है। नाउ अच्छा, इसके अलावा और कौन से ऑप्शन है अपने पास अगर अपने को क्लैट नहीं देना? अच्छा, क्लैट की सबसे बड़ी बात, क्लैट अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आप सिर्फ 12th के बाद ही दे सकते हो। अगर आप 12th के बाद लॉ करने की सोच रहे हो तो ही आप क्लैट दे सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद लॉ करने की सोच रहे हो तो आप क्लैट नहीं दे सकते। ध्यान रखना, क्लैट आपको एग्जाम 5 इयर्स के लिए ही होता है, 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए ही आप क्लैट दे सकते हो, ये बात दिमाग में रखना। अच्छा, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी एग्जाम्स होती है लॉ की एंट्रेंस एग्जाम, जैसे कि MHT-CET, दैट इज कॉल्ड एज महाराष्ट्र एंट्रेंस एग्जाम। अच्छा, महाराष्ट्र की कोई भी कॉलेजेस में अगर आपको अपनी कोई भी कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है तो इस एग्जाम के थ्रू ले सकते हो। मिनिमम ये 150 मार्क की एग्जाम होती है, और इसमें सबसे बड़ी बात, एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग, एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। इसका जो फीस होता है वो सिर्फ 800 रुपया फीस होता है रजिस्ट्रेशन का, ओनली 800 रुपया दो, कोई भी अफोर्ड कर सकता है इतना। अच्छा, कौन सी वेबसाइट पे जाके कर सकते हो? ये mahacet.org, mahacet.org ये वेबसाइट का नाम है, जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये बात का ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा भी और भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अलग अलग एग्जाम होती है। फॉर एग्जांपल सम फेमस एग्जाम्स आर LSAT, जो NMIMS बोलते हैं, उसकी LSAT है। देन AILET, CEE, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बोलते हैं जिसको, लॉ CET। हर स्टेट की अपनी एक एंट्रेंस एग्जाम होती है। आपको जिस स्टेट में एंट्रेंस एग्जाम देनी है वहां की क्राइटेरिया सबका सेम ही है, आप वो एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। सबका मिनिमम 150 मार्क का एग्जाम रहेगा, नो नेगेटिव मार्किंग, एंड मिनिमम 800 to 1000 के बीच में उनका एडमिशन फीस रहेगा, रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा। अच्छा, नाउ सबसे बड़ी बात कि भैया ये जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लॉयर एंड एन एडवोकेट। अब देखो, एक लॉयर वो आदमी होता है जो कि पूरा अपना लॉ की स्टडीज कंप्लीट कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 5 इयर्स का कोर्स लिया तो 5 साल तक आपने लॉ के सब कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े, लॉ पूरा पढ़ लिया, आपकी एक भी एटी नहीं है, एक भी बैकलॉग नहीं है, तो आपके पास लॉ की डिग्री मिल जाएगी। तो आप क्या कहलाओगे? लॉयर कहलाओगे। देन यू विल बी कॉल्ड एज लॉयर। अच्छा, आप एडवोकेट नहीं कहलाए अभी तक। हर लॉयर को एक एग्जाम पास करनी पड़ती है आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन, ठीक है। आपने 5 साल का लिया है तो 5 साल, 3 साल का लिया है तो 3 साल। वो कंप्लीट करने के बाद आपको एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जाम देनी पड़ती है। दिस इज कॉल्ड द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जाम। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करते हो तब जाके आपको ये अधिकार मिलता है, अपने देश के, अपने संविधान ही आपको अधिकार देता है कि आप किसी भी कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब अपना काम शुरू कर सकते हो एक लॉयर के थ्रू। तो जब देखो आपने ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जाम क्लियर कर दी, तब आपके पास अथॉरिटी आ गई प्रैक्टिस करने की, तो अब आप एडवोकेट कहलाओगे। अब क्या कहलाओगे आप? एडवोकेट। तो ये वाला डिफरेंस आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आएगा। ये यहां पर मैंने बताया, लॉयर मतलब आपके पास सिर्फ डिग्री है, यू आर नॉट एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन कोर्ट। एडवोकेट, आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जाम क्लियर कर दी एंड नाउ यू आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अच्छा, नाउ सर, बड़ी कॉलेजेस होती है, आपने बहुत सारी सुना है कि बेस्ट कॉलेजेस कौन सी है, तो आज हम वो भी कवर करेंगे। देखो, इंडिया की जो बेस्ट कॉलेजेस होती है उसको NLU बोलते हैं। NLU का मतलब होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो पूरे इंडिया के अंदर जैसे IITs होती है, इंजीनियरिंग एग्जाम्स के अंदर क्या होती है? IITs होती है। अगर आप IIT में जाते हो तो अच्छे इंजीनियर बनते हो और आपका लॉ करियर सिक्योर हो जाता है। वहां पे आपको जॉब प्लेसमेंट बहुत फटाफट मिल जाती है और अच्छी खासी जॉब मिल जाती है, वहां पे करियर अच्छा बन जाता है। सर, सिमिलरली लॉ के अंदर IIT का दूसरा भाई NLU है, ठीक है। तो सर, टॉप NLUs कौन सी है? तो NLU हैदराबाद फर्स्ट नंबर पे आती है, NLU बैंगलोर सेकंड नंबर पे आती है। सिमिलरली भोपाल, जोधपुर, गांधीनगर, पटियाला, पटना, लखनऊ, ऐसी मैंने 6-7 यहां पर NLUs दिए जो कि टॉप 6-7 के अंदर आती है, टॉप 6-7-8 के अंदर आती है। टोटल देयर आर 17 NLUs, देयर आर टोटल 17 NLUs। अगर आपको 17 के 17 NLU में से कहीं पर भी लगता है ना एडमिशन, आप बेझिझक ले लीजिए, बिकॉज एक बार NLU में घुस गए तो आगे आपका करियर ऑप्शंस आपको बहुत सारे क्रिएट हो जाते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत क्लियर हो जाती है। बट ये टॉप 7 या 8 है, इसके अंदर तो अगर आपको मिल रहा है ना तो फिर सोचने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत ले लेने का। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी कॉलेजेस होती है, लोकल कॉलेजेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुंबई में रहते हो
या फिर कोई दूसरे स्टेट में रहते हो, बट आपको कैसा है ना कि अपना स्टेट छोड़ के बाहर किसी स्टेट में दूसरे स्टेट में नहीं जाना, अपने फैमिली को छोड़ के नहीं जाना, तो आप क्या सोचोगे अपने लोकल की कोई कॉलेज में मैं एडमिशन ले लेता हूँ, तो दैट इज ऑल्सो ओके। बहुत सारी ऐसी कॉलेज है, मैं मुंबई की कुछ कॉलेजेस बताता हूँ बिकॉज आई एम फ्रॉम मुंबई। तो कैसा है, यहाँ पे सबसे बेस्ट कॉलेज है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई में चर्चगेट स्टेशन के बाजू में। सर ये वाली कॉलेज इज इक्वल टू एनएलयू ओनली, ठीक है, बट ये यहाँ पर मुंबई में स्थित है, याद रखना। देन पीजीसीएल, पीजीसीएल का मतलब होता है मिठीबाई कॉलेज, जिसका लॉ वाला सेक्शन है पीजीसीएल, प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ। देन केईएस लॉ कॉलेज, देन रिजवी लॉ कॉलेज, एंड ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी भी एक लोकल कॉलेज इसके अंदर ही आ गया। ना ये वाली कॉलेजेस और ये एनएलयूज के अंदर फर्क क्या होता है? फर्क होता है फीस का, एंड देन आपका फर्क होगा अपॉर्चुनिटीज का। देखो फीस का फर्क कैसे होता है, अगर आप एनएलयूज में जाओगे तो वहां पर फीस आपको पर ईयर एनएलयूज में जा रहे हो मतलब आपको क्लैट करके जाना पड़ेगा, 5 साल का कोर्स होगा। पर ईयर आपको 85,000 टू 1,15,000 तक का खर्चा आएगा पर ईयर। 2 सेमेस्टर होते हैं एक साल में, तो 2 सेमेस्टर का पर ईयर का खर्चा 85,000 टू 1,15,000 आएगा। सिमिलरली अगर आप किसी लोकल कॉलेजेस से करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने केईएस लॉ कॉलेज से कर दिया, तो ऐसी अगर लोकल कॉलेजेस से करोगे तो आपका पर ईयर का खर्चा 30,000 टू 50,000 के बीच में उनकी फीस रहती है। सो अब आगे स्टडीज करने वाले अपन कि अगर आपको फर्दर स्टडीज का कुछ ऑप्शन चाहिए कि भाई एनएलबी तो कर लिया, 5 साल का या 3 साल का कोर्स कंप्लीट हो गया, बट अगर आपको आगे और पढ़ने की इच्छा है तो फर्दर स्टडीज के लिए आप एलएलएम कर सकते हो। एलएलएम का मतलब होता है मास्टर्स करना। सर मास्टर्स किस में करना? कोई भी एक ब्रांच ले लो लॉ की, जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, और उसको आप उसके अंदर मास्टर्स कर लो, ठीक है ना। मास्टर्स करने के बाद क्या होगा, सपोज आप क्रिमिनल लॉ के अंदर मास्टर कर दोगे, तो भैया आपको क्रिमिनल लॉ के अंदर एग्जैक्टली सब चीजें पता है, तो यू विल बी लाइक, जैसा बोलते हैं ना अपन, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट, तो उसको हार्ट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है सब लोग उसी के पास जाते हैं, तो आप वो एक स्पेशलिस्ट बन जाओगे एलएलएम करने के बाद। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं लॉ के बाद मुझे लॉ के अंदर आगे कुछ नहीं करना, तो एमबीए करने की भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि लॉ के अंदर जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हो आप वो एमबीए के अंदर बहुत काम आते हैं। कैट जो एग्जाम होती है, सीएटी, कैट एग्जाम क्लियर करने के लिए लॉ की सारे सब्जेक्ट्स बहुत काम आएंगे, तो एमबीए को आप अपना आगे का फर्दर बना सकते हो फर्दर स्टडीज के लिए। और सबसे बड़ी चीज दैट इज सिविल सर्विसेज, अपन जिसको यूपीएससी के नाम से जानते हैं। यूपीएससी जो एग्जाम होती है वो आपके लिए एक बड़ा रास्ता क्रिएट करता है लॉ। आपने 5 साल का या 3 साल का लॉ किया, उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े ना, तो वो यूपीएससी का एक बहुत बड़ा बंच ऑफ सब्जेक्ट बनता है। अगर वो सब्जेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो सिविल सर्विसेज को क्रैक करना बहुत आसान हो जाता है, बिलीव मी। अब अपन पढ़ते हैं कि भैया आप लॉ के अंदर कौन से ब्रांचेस को स्टडी करते हो, तो ब्रांचेस को सबसे पहला आता है आपका साइबर लॉ। आपको साइबर लॉ के अंदर, सिक्योरिटीज के अंदर अगर आपको करियर बनाना है तो इसके अंदर आप मास्टर्स कर लो। आप क्रिमिनल लॉ के अंदर करियर बनाना चाहते हो तो ये मास्टर्स है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब सिर्फ और सिर्फ आप कॉन्स्टिट्यूशन, आप लोगों के राइट्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी ड्यूटीज के बारे में स्टडी करते हो, और अंडर सेक्शंस, आर्टिकल्स, ये तो कॉमन चीजें होती है। देन आता है आपका कॉर्पोरेट लॉ। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट्स में काम करना है, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करनी है जहां पर उन लोगों को लीगल एडवाइजर की जरूरत होती है, तो आप सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ करो। एंड बिलीव मी, कॉर्पोरेट लॉ करने के बाद आपको बहुत अच्छा सैलरी मिलता है। बिलीव मी, आप नहीं करके साल का कॉर्पोरेट लॉयर अगर आप बन गए किसी बड़ी कंपनी के, फॉर एग्जांपल रिलायंस हो गया या मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हो गया, वो कंपनीज में अगर आप कॉर्पोरेट लॉयर बन गए जिनके ऊपर रोज केस आते ही रहते हैं, केस ठोके ही जाते हैं उन लोग पे, आपको सालाना 50 लाख रुपए तक की इनकम हो सकती है। बिलीव मी, इफ यू आर वेरी गुड एट लॉ, आप आसानी से उतना कमा सकते हो, और वो लोग देने के लिए रेडी है। देन एनवायरमेंटल लॉ ना, आजकल के जमाने में जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें एनवायरमेंटल लॉ अगर आपको अपने नेचर के प्रति बहुत संभावना है, बहुत आपको अच्छा नहीं लगता कोई नेचर खराब करता है, आप ये एनवायरमेंटल लॉ करो, इसके बारे में जानकारी करो, एंड देन लड़ाई करो। एमसी मेहता एक बहुत बड़ा इंसान है अपने इंडिया के अंदर, विच इज लीगल जो बहुत ही ज्यादा फेमस एनवायरमेंटल लॉ है, एनवायरमेंटल लॉयर है, एडवोकेट एक्चुअली, लॉयर नहीं, मैंने दोनों का डिफरेंस बताया था आपको। एमसी मेहता, आप एक बार अगर इंटरेस्टेड हो इसको तो सर्च करना एक बार इसके बारे में। देन इनका इनकम टैक्स लॉ, अगर आपको लगता है कि भैया इसके अंदर भी ज्यादा कमाई हो सकती है, इसमें आप मास्टर्स कर लो, ठीक है। लेबर लॉ का मतलब होता है इंडस्ट्रीज, अलग अलग फैक्ट्रीज के जो लेबर्स होते हैं उनके साथ जो अन्याय होते हैं, ये सब जो उनको न्याय दिलाने का काम ये इनकम टैक्स लॉयर कर सकता है। तो ये अलग अलग ब्रांचेस होती है ना, इसमें ना कंफ्यूज मत हो जाना। आपको जब लॉ करते हो, आप एलएलबी की डिग्री लेते हो 5 साल की या 3 साल की, वो डिग्री आपकी एक ही होती है। वो आप एक डिग्री लोगे और उस एक डिग्री के अंदर आपको है ना सारी पढ़ाई की जाएगी, आप ये सारी हर चीज की पढ़ाई करोगे। ऐसा नहीं है कि आपको उस डिग्री के अंदर कुछ सिलेक्ट करना पड़ता है कि मैं क्रिमिनल बनूं या साइबर लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ।
उस टाइम पे आपको सिलेक्शन का मौका नहीं मिलता। आपको 5 साल या 3 साल की कोर्स के अंदर सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा ना। आपके ग्रेजुएशन के बाद आपके पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है, ये आपका दिमाग से आपको करना है कि आप किस चीज में मास्टरी करो। आपके मास्टरी के लिए अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। बट आप नॉर्मल एलएलबी की बैचलर्स डिग्री ले रहे हो तो इसके अंदर आपको हर चीज का बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। आपको उस टाइम पे सिलेक्शन नहीं करना। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर एलएलबी कर रहा हूं तो मैं किस चीज में करूं। आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है उस टाइम पे। आप एलएलएम करोगे ना तब आपको ऑप्शन मिलता है ये चीज में से चूज करने का। ओके, अच्छा नाउ सर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है इसके अंदर, मैं क्या काम कर सकता हूं इसके बाद। तो देखो, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको पढ़ने के बाद आप इस दुनिया के सारे काम कर सकते हो। आज तक सब लोग के दिमाग में मिथ है कि इंजीनियर बनने के बाद आप सारे काम कर सकते हो। नहीं, लॉयर एक्चुअली वो चीज होता है, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है आप अगर कर लो ना तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अब सबसे पहले जो बेसिक कर सकते हो वो होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हो आप, लोगों के लिए काम कर सकते हो आप। लोग है ना, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जहां पर कोर्ट लोगों को उनके पास लॉयर नहीं होता तो कोर्ट उनको लॉयर प्रोवाइड करती है। तो यहां पर आप गवर्नमेंट के लिए काम करोगे, गवर्नमेंट आपको सैलरी देगी लोगों के लिए काम करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आप जज बन सकते हो। सर बोलोगे तो पढ़ाई के बाद जज बनना है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको जज बनने के लिए मिनिमम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। आपको अगर 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है ना तो आप मिनिमम बेसिक लेवल डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हो, ठीक है। अपने डिस्ट्रिक्ट के जज बन सकते हो। धीरे धीरे करके बहुत सारी एग्जाम्स होती है, आप देन हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, सेशन कोर्ट जज एंड ऐसे अलग अलग कोर्ट के जजेस, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन सकते हो। अच्छा, देन एडवोकेट। एडवोकेट का मीनिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ओके, टीचर। अगर आपको नहीं है भाई इंटरेस्ट कि भाई मेरे को प्रैक्टिस नहीं करना, मुझे बस मेरे पास नॉलेज है, लोगों को बांटना है और उसी से खुश हूं मैं, तो आप टीचर बन जाओ। किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके आप पढ़ा सकते हो। और टीचरों की एक्चुअली बहुत जरूरत है लॉ फील्ड में। बहुत अच्छे अच्छे टीचर सब गायब हो जाते हैं, वो लोग एक्चुअली प्रैक्टिस में चले जाते हैं। टीचरों की, अच्छे टीचरों की बहुत आवश्यकता है। ये बहुत अच्छा फील्ड है, आई वुड रिकमेंड दिस। लीगल एडवाइजर। लीगल एडवाइजर मतलब क्या होता है, मैंने बताया था। बहुत सारे जो कॉर्पोरेट लॉ होते हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज होती है, उनको कोई भी छोटे से छोटा कदम लेने के लिए लॉयर्स की सिखामण लेनी पड़ती है, लॉयर्स की एडवाइस देनी पड़ती है, तब वो लोग लीगल एडवाइजर को हायर करते हैं। और अलग अलग कंपनीज के अंदर लीगल एडवाइजर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो बड़ी बड़ी कंपनीज करती है और उसमें उनको लॉ का पता होना जरूरी है। अब वो लोग तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो लोग थोड़ी ना लॉ पढ़ने बैठेंगे, तो हम जैसे लॉयर्स की जरूरत पड़ती है। यस, आई एम ऑल्सो अ लॉयर। ओके, देन पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट का मतलब होता है कि आप यूपीएससी क्लियर करके पब्लिक के लिए काम कर लो, ये बात हो गया। नेक्स्ट आता है डिफेंस सर्विसमैन। आप लोग ने सुना होगा कि जो आर्मी के लोग होते हैं और या फिर नेवी के लोग होते हैं, वहां पे उनका कोर्ट मार्शल होते हैं। कोर्ट मार्शल बेसिकली वहां पर भी एक्चुअली जो आर्मी के लोग होते हैं वहां पर भी एक्चुअली लॉयर्स की जरूरत पड़ती है। कभी कभी कोई आर्मी मैन, कोई सोल्जर अच्छे से काम नहीं करता या कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन कर लेता है, कोई फ्रॉड कर लेता है अपनी आर्मी के साथ, तब सर उनका कोर्ट मार्शल करने के लिए लॉयर्स की जरूरत पड़ती है। एंड वो होते हैं डिफेंस सर्विसमैन, ठीक है। तो डिफेंस के अंदर मतलब अपने आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के अंदर जो लॉयर्स काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिफेंस सर्विसमैन। वहां पर भी आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है देश के लिए काम करना। अच्छा, ये सब तो क्लियर हो गया, पर सर लॉ करने के फायदे क्या क्या होते हैं वो तो बताओ। अब सबसे पहला, एक बहुत अच्छी इनकम होती है। मिनिमम एक एवरेज, इंडिया के अंदर एक एवरेज लॉयर 8 लाख से लेके 15 लाख एनुअल, मतलब पूरे साल का अगर कमाना चाहे, उसके अंदर पूरी धगस से काम करने की, प्रॉपर वो टैलेंट से काम कर रहा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, तो एक लॉयर नहीं करके 8 लाख से 15 लाख एनुअली कमा सकता है इंडिया के अंदर, बिलीव मी। अब फिर वो आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे लॉयर नहीं हो तो आप कोर्ट के बाहर एफिडेविट बनाते ही रह जाओगे, लोगों से 100 रुपया लोगे और एफिडेविट बनाते रह जाओगे। बट अगर आप अच्छे लॉयर हो, आपके अंदर टैलेंट है, तो आप आराम से इतना तो कमा ही सकते हो और इससे ज्यादा भी कमा सकते हो, किसको फ्यूचर पता नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर यूपीएससी। सर ये बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि मैंने यही बताया, अगर आपको यूपीएससी जैसी एग्जाम क्लियर करनी पड़ती है, जैसे कि जो इंडिया की सबसे बड़ी एग्जाम है, लॉ के अंदर जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हो वो यूपीएससी का जीएस सब्जेक्ट बनता है। क्या, कौन सा सब्जेक्ट? जीएस, जनरल स्टडीज। सर ये बहुत बड़ा पार्ट होता है जो कि नॉर्मल कोई भी इंसान नहीं कर पाता, पर जो एक लॉयर होता है, लॉ जिसने पढ़ा है, वो ये सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ चुका होता है, तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है, बिलीव मी। तीसरा, सर आपको बहुत अच्छी सी रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज मिलती है इस सोसाइटी के अंदर। इस सोसाइटी में 2-3 ही ऐसे प्रोफेशन है जिसको लोग, अगर अपन किसी को भी बोलता है कि भाई लॉयर हूं मैं, तो लोगों के मन में अपने आप ही एक भावना जाग जाती है, अपने आप ही प्रेस्टीज जाग जाती है, अरे वाह वकील साहब आए, इनको बिठाओ, चाय पानी पिलाओ, अच्छा, तो ये बहुत अच्छा आपके करियर का
बहुत अपलिफ्टमेंट रहेगा। नेक्स्ट, अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहली बात तो आप खुद के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जान जाओगे। कोई भी आपको ठग नहीं सकेगा, कोई भी आपसे चीटिंग नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये चीज कैसे होती है। कोई भी पुलिस वाला आपके साथ आनाकानी नहीं कर सकेगा, और पुलिस वाले लॉयर से ही डरते हैं इस पूरे देश के अंदर, वरना वो पुलिस वाले किसी के सगे नहीं होते। फिफ्थ, पावर ऑफ करेक्टिंग दी वर्ल्ड। आपको मालूम है कि भाई यहाँ पे मेरे साथ गलत हो रहा है, किसी के साथ भी गलत हो रहा है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है उनसे लड़ने की, आपको प्रॉपर लॉज नहीं पता, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बट आपको लॉज पता है तो सर आप उससे लीगली फाइट कर सकते हो और जीत सकते हो। तो आप लॉयर बनने के बाद इस देश को एक अच्छा जगह बनाने के लिए, और स्पेशली इंडिया के अंदर, एक अच्छे लॉयर की बहुत जरूरत है। सो आई होप आपको ये हमारा करियर गाइडेंस अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना। और हम लोग ऐसे हर मंडे को करियर सेक्शन के करियर गाइडेंस की वीडियोस डालते रहेंगे। और लास्ट एंड फाइनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।